हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है चुनाव का संचालन। हमारे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मेजर, ठीक है, उसका ये हमारा 3rd यूनिट है। हमारे जो पेपर का नेम रहेगा वो है भारत में सार्वजनिक संस्थाएं। तो इसमें हमें बेसिकली पढ़ना किस बारे में है, हमें ये पढ़ना है चुनाव आयोग के बारे में। तो इसी के साथ हम अपना कंटिन्यू करते हैं आज का चैप्टर। तो एक बार हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग, यानी कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो किस तरीके का है। तो भारत का निर्वाचन आयोग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 1950 में बनाया गया था और एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। यानी कि एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा आयोग है जो एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और उसी के साथ साथ ये 1950 में बनाया गया था। भारतीय संविधान के भाग 15, ये रोमन काउंटिंग में लिखा हुआ है 15, एईसी से संबंधित है। एईसी का क्या मतलब होता है? एईसी है शॉर्ट फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो जहां जहां मैंने ये एईसी लिखा है उसका मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि संविधान के भाग 15 में लिखा हुआ है एईसी से रिगार्डिंग। यह एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान है। यानी कि एक ऐसा आयोग है जो कि केंद्रीय और राज्य दोनों के लिए समान है, यानी कि केंद्र स्तर पे कोई और, राज्य स्तर पे कोई और, ऐसा नहीं है। ये पूरे के पूरे जो भारत है उसके लिए एक ही है निर्वाचन आयोग, चाहे वो केंद्र स्तर पे चुनाव हो रहे हैं चाहे वो राज्य स्तर पे चुनाव हो रहे हैं। अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान एईसी से संबंधित है। यह राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के साथ साथ राज्य विधानसभा के चुनावों के संचालन के लिए भी जिम्मेदार है। यानी कि सिर्फ केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए ही काम नहीं करता है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के लिए काम नहीं करता है, ये उसके साथ साथ राज्य विधानसभा के लिए भी काम करता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभाओं के चुनावों के लिए भी जिम्मेदार है। तो देखिए, ऑलमोस्ट जितने भी चुनाव हो रहे हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है, सारे के सारे नहीं बोल रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट जितने भी चुनाव हो रहे हैं उन सभी का जो आयोजन करता है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अब हम देख लेंगे ईसीआई के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। तो 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुरूप चुनाव आयोग का गठन किया गया। 2001 में आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, यानी कि 1950 में इनका गठन होता है चुनाव आयोग का, और 2001 में 50 साल पूरे हो जाते हैं तो वो अपनी स्वर्ण जयंती मनाते हैं। प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, यानी कि जो चुनाव आयुक्त होता था वो सिंगल होता था, यानी कि एक अकेला ही होता था स्टार्टिंग में। बोर्ड में अब, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको बोर्ड यहाँ पे बोला गया है, उसमें अब 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त है। यानी कि एक चुनाव आयुक्त है जो कि मुख्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चीफ है वो, और उसके बाद 2 और उनके अंडर काम करे चुनाव आयुक्त। इस तरीके से अब इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त को नियुक्त किया गया। हालांकि इनका कार्यकाल सिर्फ 1 ही महीने का था, जो 1 जनवरी 1990 को समाप्त हो गया। यानी कि इन चुनाव आयुक्त के अलावा भी 2 चुनाव आयुक्त यहाँ पे नियुक्त किए गए, अतिरिक्त 2 चुनाव आयोग, यानी कि एक्स्ट्रा। लेकिन सिर्फ कितने कार्यकाल के लिए? सिर्फ 1 महीने के लिए किया गया था इनको, जिनका कार्यकाल 16 अक्टूबर 1989 को शुरू हो गया और जनवरी 1990 में खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1 अक्टूबर 1993 को 2 और चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया। अगेन जैसे यहाँ वाले में हुआ था कि 2 को 1 महीने के लिए किया गया था, वैसे ही सेम यहाँ पे भी हुआ, 2 और चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया गया। तब से बहुसदनीय आयोग की अवधारणा अस्तित्व में है, यानी कि तब से जो है आज तक बहुसदनीय आयोग चला आ रहा है, जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। यानी कि अब जो चुनाव आयोग में निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। तो यही थी इसकी पृष्ठभूमि।
तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे भारत के चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद, यानी कि हमें चुनाव आयोग से संबंधित यहाँ पे कुछ अनुच्छेदों को पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा अनुच्छेद है 324, जिसके अंदर लिखा गया है कि चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित जो शक्तियां हैं चुनाव आयोग की, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब देखिए, पर्यवेक्षण क्या होता है, इसका मतलब होता है सुपरविजन, किसी भी चीज को सुपरविजन करना, निर्देशन यानी कि उसको मार्गदर्शन देना, और नियंत्रण यानी कि उसको कंट्रोल करना। तो यहाँ पे हमें जो 324 अनुच्छेद है वो ये बताते हैं किस तरीके की शक्तियां हैं चुनाव आयोग के पास, जिससे वो सुपरविजन कर सकता है, ठीक है, डायरेक्शन दे सकता है, और उस चीज को जो चुनाव है उनको कंट्रोल कर सकता है। उसी के साथ अनुच्छेद 325 में ये लिखा गया है कि धर्म, मूल वंश, लिंग या जाति के आधार पर, कि किसी भी जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का किसी के भी साथ ना उसको चुनाव आयोग के अंदर शामिल किया जाएगा, और ना ही उसका इन चार चीजों की, यानी कि धर्म, मूल वंश, लिंग या जाति, इनके आधार पर ना तो उसको शामिल किया जाएगा, ना ही उनका बहिष्कार किया जाएगा किसी भी चुनाव आयुक्त का। यानी कि इसमें भेदभाव को बिल्कुल मना किया गया है, समानता की बात यहाँ पे की गई है। अनुच्छेद 326 के अंदर ही लिखा गया है कि संसद के दोनों सदन के चुनाव में सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का पालन किया जाएगा। यानी कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में जो सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार, यानी कि जो हमारा अधिकार है मतदान देने का, जो भी 18+ है वो वोट दे सकता है, उसका पालन दोनों सदन के लिए किया जाएगा, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 327, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि जो विधानमंडल हैं उनके चुनाव कराते वक्त जो शक्तियां हैं संसद की, उसके बारे में व्याख्या की गई है कि जो विधानमंडल के चुनाव है उसमें चुनाव आयोग तो उनका उसमें अपना हस्तक्षेप करेगा ही करेगा, क्योंकि पूरी हर चीज की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें संसद की भी कुछ शक्तियां शामिल होती हैं विधानमंडल के चुनाव में। उसके बारे में हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 327 में। अनुच्छेद 328 में हम ये देखते हैं कि राज्य के विधानमंडल को राज्य के विधानमंडलों को ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति से संबंधित है। यानी कि हम देखेंगे कि जो अनुच्छेद 327 है उसमें ये लिखा गया है कि जो विधानमंडल के 328 में ये लिखा गया है कि राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति से संबंधित है। यानी कि इसके अंदर लिखा गया है कि जो राज्य के विधानमंडल हैं, कुछ विधानमंडल को जो हो रहे हैं विधानमंडल के चुनाव, उसमें पार्टिसिपेशन करने के अधिकार होते हैं, बट वो जो चुनाव आयोग होता है उसमें वो कुछ अपने नियम कायदे बताता है, कुछ उनके रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उसके हिसाब से ये वाला जो है रूल वो लागू होता है। अनुच्छेद 329 में लिखा गया है चुनाव के संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए अदालत को प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि इसमें लिखा गया है कि जो चुनाव से संबंधित जितने भी मामले हैं उसमें अदालत को प्रतिबंधित किया गया है किसी भी तरीके का इंटरफेयर करने के लिए। तो यही था अभी तक के जो चुनाव आयोग से संबंधित जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं, उसी में मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम यहाँ पे देख लेंगे भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना, यानी कि ये जो भारत में निर्वाचन आयोग है इसकी जो संरचना है वो किस तरीके की है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं, यानी कि 3 होते हैं। इसमें क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त भी होते हैं। जब 2 से अधिक अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, यानी कि वो पर्सन जो इसमें चीफ होता है वो अध्यक्ष के रूप में काम करता है अगर 2 या 2 से अधिक चुनाव आयुक्त यहाँ पर शामिल होते हैं। तो इन सभी कर्मियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इन व्यक्तियों के पद की अवधि और सेवा की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो इसी के साथ आप यहाँ पे संरचना को समझ गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे आयुक्तों की नियुक्ति किस तरीके से होती है और उनका कार्यकाल क्या होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा अभी। इनके पास 6 साल का कार्यकाल होता है, यानी कि ये 6 साल के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त होते हैं, या जब तक वे 65 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते, जो भी पहले हो।
अब इसमें क्या है, इसमें कंडीशन है, या तो अगर उनकी एज कम है जिस वजह से वो 65 की एज में 6 साल तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, तब तो उनका कार्यकाल प्रतिबंधित उतर जाता है 6 साल के लिए। सपोज कोई ऐसा आयुक्त है जिसकी एज ऑलरेडी 62 है, ठीक है, जब उसकी नियुक्ति हुई तो वो 62 का था, तब उसका कार्यकाल कहाँ तक होता है, जब तक वो 65 का नहीं हो जाता। यानी कि ये दो लिमिटेशंस हैं कि या तो उसका कार्यकाल 6 साल का होगा यदि उसकी उम्र कम है तो, नहीं तो अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसका कार्यकाल तब तक होगा जब तक उसकी उम्र 65 हो जाती है। यानी कि मैक्स टू मैक्स 6 साल का ही कार्यकाल उनका होता है। उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन और लाभों का समान दर्जा प्राप्त होता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी जितनी सैलरी होती है मंथली, उसकी जितनी सैलरी होती है और उसको जितने बेनिफिट मिलते हैं उतने ही सेम मिलते हैं चुनाव आयुक्तों को। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का एकमात्र तरीका संसद द्वारा उन पर महाभियोग चलाना है। महाभियोग होता है एक तरीके का वो होता है, बिल होता है जो संसद द्वारा पास होता है, उसके बाद चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए। अब हम यहाँ पे एक झलक देख लेंगे कि जो सीईसी हैं और अन्य सीई हैं उनका, सॉरी ईसी हैं, उनका क्या रहता है। देखिए सीईसी, इसका क्या फुल फॉर्म है, सी का मतलब चीफ, ठीक है, उसके बाद आता है ई का मतलब इलेक्शन, और उसके बाद जो दोबारा सी आ रहा है उसका मतलब है कमिश्नर। यानी कि सीईसी का मतलब है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य ईसी का मतलब है इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो कार्यकाल का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो है, यानी या तो 6 साल का उनका कार्यकाल रहेगा या फिर 65 वर्ष तक रहेगा, जब तक उनकी आयु 65 वर्ष की नहीं हो जाती। जो भी काम इन दोनों में से पहले होंगे उसी के अकॉर्डिंग उनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद आ जाता है आपका सीईसी और अन्य चुनाव आयोग राष्ट्रपति को पत्र लिख देकर इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कि इनको अगर इस्तीफा देना होगा तो उसके लिए वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को इस्तीफा देंगे, पद यानी कि पत्र देंगे। तो सीईसी को अक्षमता पर कदाचार के आधार पर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। यानी कि जो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको हटाने के लिए अक्षमता पर कदाचार के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। यानी कि उसकी अक्षमता को दिखाकर कि हाँ ये असमर्थ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए, ठीक है, तो एक विशेष तरीके की बहुमत पास करके उसी के बाद उसको हटाया जा सकता है। अन्य जो चुनाव आयुक्त है और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त है उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य जो चुनाव आयुक्त होगा यानी कि सीईसी जो होगा उसकी सिफारिश से ही हटाया जाएगा और वो भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। तो ये थे उनके इस्तीफा देने के या फिर पद से हटाने के लिए जो रास्ते अपनाए जाते हैं वो। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो भारत में चुनाव आयोग है उनके कार्य क्या हैं, यानी कि वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रशासनिक कार्य देखने हैं सबसे पहले कि उनके प्रशासनिक कार्य क्या है। निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रीय क्षेत्र का निर्धारण, यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र आपको पता होगा, निर्वाचन क्षेत्र ऐसे होते हैं कि पूरे के पूरे एरिया को, जहाँ पे सपोज अगर हो रहा है इस तरीके से कि दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, सीएम के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो जो दिल्ली है ना उसको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। उसी तरीके से अगर पीएम के चुनाव हो रहे हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव हो रहे हैं, उस वक्त क्या होता है पूरे भारत को अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। आप भी ये प्रोग्राम के बच्चों आप इस चीज़ को ऑलमोस्ट समझते ही होंगे। तो ये भी काम जो होता है क्षेत्र को बांटना ये भी करता है चुनाव आयोग। मतदान सूची को तैयार करना, ठीक है, या फिर उसमें कोई भी संशोधन करने, नहीं कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो भी करता है चुनाव आयोग। दिनांक और कार्यक्रम अधिसूचित करें और नामांकन पत्रों की जांच करें, यानी कि डेट और टाइम जो होता है कहाँ किस तरीके से ये कार्यक्रम को निभाया जाएगा, किस तरीके से इसको किया जाएगा चुनावों को, ये सब कौन करता है, चुनाव आयोग करते हैं इस चीज़ का भी इंतज़ाम। नामांकन पत्र की कौन किस एरिया में खड़ा हो रहा है, किस पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है वो भी कौन तय करेगा। मतलब इस चीज़ को कौन इन नामों को रिप्रेजेंट करता है ये भी कौन करता है, चुनाव आयुक्त ही करते हैं।
तो अभी तक हमने जो चुनाव आयोग है उसके जो प्रशासनिक कार्य हैं वो हमने देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे उसके सलाहकारी कार्य, यानी कि सलाहकार के रूप में किस तरीके का कार्य करता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, संसद सदस्यों की अयोग्यता के लिए किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को सलाह देता है। उसी तरीके से विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के लिए किसको ये सलाह देता है? राज्यपाल को सलाह देता है। उसके अलावा राष्ट्रपति शासन जब लगा हुआ होता है उस वक्त राज्य के चुनाव कराने पर राष्ट्रपति को सलाह देता है कि, जैसे कि अब ये थर्ड वाला पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है कि जब जो पूरा इंडिया है, ठीक है, उसमें भी एक टाइम पे वो लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो जो पूरा एरिया था वहाँ पे कौन शासन कर रहा था? राष्ट्रपति शासन कर रहा था। उसी टाइप से अभी आपको पता हो तो जो कश्मीर है, कश्मीर पे करंटली कौन शासन कर रहा है? राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगाया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति को चुनाव आयोग ये सलाह देता है कि जिस एरिया पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहाँ पर चुनाव कराना अभी ठीक है या नहीं है। इस बारे में सलाह कौन देता है राष्ट्रपति को? ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। तो ये उसके कुछ सलाहकारी कार्य हैं। अब इसमें हम कुछ इसके थर्ड जो कार्य है वो देख लेंगे। अर्ध न्यायिक कार्य, ये राजनीतिक दलों के बीच विवाद को निपटाने में एक अदालत के रूप में काम करता है। यानी कि जब भी राजनीतिक दलों के बीच कोई वाद विवाद हो जाता है उस टाइम पे उस चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए एक अदालत के रूप में जो चुनाव आयोग है वो उनकी हेल्प करता है। ये चुनावी व्यवस्था की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यह कुछ दिशा निर्देश जारी करके राजनीतिक दल और प्रतिनिधियों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित करता है। यानी कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत ये कुछ नियम कायदे कानून बनाता है जिनके अंतर्गत चुनाव में जो राजनीतिक दल होते हैं या प्रतिनिधि होते हैं वो अपने सारे के सारे काम करते हैं। यानी कि विचार मतलब प्रचार से लेके जितने भी चुनाव तक के जितने कार्य होते हैं उन सभी के लिए कुछ नियम कायदे बनाए जाते हैं जो कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। और आदर्श आचार संहिता का जो निर्माण करते हैं वो करते हैं चुनाव आयोग के लोग। अब चुनाव आयोग राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियान में खर्च किए जाने वाले खर्चे की सीमा भी तय करता है। यानी कि वो उस पैसे की सीमा तय करता है जो राजनीतिक दल या प्रतिनिधि अपने जो प्रचार होता है उसमें यूज करेंगे। तो यही सब है अर्ध न्यायिक कार्य के अंतर्गत। अब इसी के साथ हमने यहाँ पर इसका जो पार्ट 1 है वो हमने कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं, उनके तीनों टाइप के कार्य पढ़ लिए हैं, ठीक है। संरचना भी पढ़ ली है और उसके अलावा इंट्रोडक्शन भी हमने देख लिया इसमें। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं जस्ट अपलोड कर दूँगी 1-2 दिन में। तब तक के लिए आप इसको देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।